हेलो जय हिंद साथियों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बेटा सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों के अंदर बिल्कुल सेफ और सुरक्षित होंगे बेटा, क्योंकि आज की डेट पे हीट वेव्स काफी ज्यादा है, खासकर हमारे दिल्ली जैसे इलाके में। तो बेटा कोशिश कीजिए घर से कम बाहर निकलिए और हाँ, पढ़ाई पर पूरा फोकस कीजिए। चाहे आपकी बेटा छुट्टियां पड़ चुकी हैं, लेकिन छुट्टी होने के बावजूद आपको उतना ही फोकस करना है जितना आप रेगुलर क्लासेस के बेस पर करते हैं। ये समर वेकेशन एंजॉयमेंट का नहीं है बाबू, ये समर वेकेशन आपका एक टेस्ट है कि आखिरकार इसमें आप कितना सिलेबस कवर अप कर देंगे। आई बात समझ? तो चलो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। देखो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन मुख्य तौर पर केंद्रीय प्रशासन था। केंद्रीय प्रशासन का मतलब क्या है? केंद्र में एक राजा होता था, ठीक है, जिसके पास संपूर्ण शक्तियां थी, ठीक है, और वो इन्हीं शक्तियों के माध्यम से पूरा साम्राज्य चलाता था, ठीक है। इन्हीं शक्तियों के माध्यम से क्या होता था बेटा? पूरा साम्राज्य कंट्रोल होता था, पूरा साम्राज्य कंट्रोल होता था। मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो बेटा राजधानी या आसपास के क्षेत्र, राजधानी उस टाइम पे कौन सी थी आप सब बता देंगे बेटा? पाटलिपुत्र। कौन सी? पाटलिपुत्र। तो राजधानी या उसके आसपास के क्षेत्र, क्षेत्रों में प्रशासन क्या था बेटा? आसपास के क्षेत्रों में प्रशासन मजबूत था, ठीक है, और मुख्य तौर पर बेटा मुख्य केंद्रों की पहचान की जाती थी। जैसे 5 प्रांतीय शहर थे प्रमुख रूप से, 5 प्रांतीय केंद्र। 5 प्रांतीय केंद्रों में कौन कौन से थे बाबू? तो आप सब बता देंगे क्या? सर मुख्य तौर पर इसे ना उन्हीं क्षेत्रों को लिया जाता था जो क्षेत्र कामकाज की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते थे। जैसे कि इसमें बेटा पाटलिपुत्र तो शामिल हो ही गया, पाटलिपुत्र तो शामिल हो ही गया क्योंकि वो तो खुद कैपिटल है। उसके साथ अगर हम बात करें तो बेटा मुख्य तौर पर लिया जाता था किसको? जैसे कि उज्जैनी और तक्षशिला, ठीक है। ये क्या था बेटा? लंबी दूरी वाले व्यापार मार्ग पर स्थित है, लंबी दूरी वाले व्यापार मार्गों पर स्थित। और उसी के साथ देखें बेटा तो हम ले लेते थे किसको? उसी के साथ देखें तो ले लेते थे स्वर्णगिरी को। स्वर्णगिरी बेटा हमारे साउथ इंडिया का पार्ट है, जो मुख्य तौर पर बेटा सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सोने की खदानों के लिए, जहां से सोना प्राप्त हो जाता था। तो ये सब क्या हो गए? मुख्य केंद्र हो गए। प्रशासनिक तौर पे इंपॉर्टेंट है या नहीं है? क्या इधर कंट्रोल अच्छा करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए, तभी बेनिफिट होगा किसको? पूरे साम्राज्य को। अब देखो बेटा इनकी सेना काफी पावरफुल थी, यानी कि मजबूत सेना, जिसके द्वारा आसानी से प्रशासन को चलाया जा सकता था। पैदल सैनिक भी थे, घुड़सवार भी थे और हाथी भी सेना में शामिल थे। किसकी? मौर्य साम्राज्य की, ठीक है। और बेटा इन्होंने सम्राट अशोक ने तो अशोक द्वारा महामात्रों की भी नियुक्ति की गई थी। महामात्रों की नियुक्ति जो उनके धर्म का प्रचार करेंगे। धर्म का प्रसार, धर्म की नीति पता है सम्राट अशोक ने अपनाई थी, जिसमें सारी अच्छी चीजें। देखो यहाँ पे मैं आपको एक बता देता हूं बेटा, सम्राट अशोक की धर्म पॉलिसी, सम्राट अशोक की धम्म नीति, धम्म
नीति, यानी कि धम्मा पॉलिसी ऑफ रूलर अशोका। ठीक है, देखो बेटा आप सबने सुना होगा 261 के बारे में, मैंने क्लास की शुरुआत में भी आपको बताया था, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो देख लो। 260 BCE, ठीक है, एक जगह थी कलिंग, जिसे आधुनिक उड़ीसा कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक उड़ीसा। अब जो बाबू ये कलिंग का युद्ध हुआ, क्या हुआ? कलिंग का युद्ध हुआ। इस कलिंग के युद्ध में बेटा जीत हासिल कर ली किसने? आप सब कह देंगे सर जीत तो हासिल कर ली सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक की जीत तो हुई, लेकिन सम्राट अशोक की जीत होने के बावजूद सम्राट अपने आप को हारा हुआ मानने लगे, क्योंकि इसमें सम्राट ने देखा यार कई सारे लोगों की क्या हो रही है, महिलाएं विधवा हो गई हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं युद्ध का एक ही परिणाम दिखाई दे रहा है, वो है विध्वंस। विध्वंस का मतलब क्या हो गया? बर्बादी, बर्बादी और केवल बर्बादी। जब सम्राट अशोक को ये पॉलिसी समझ आ गई तो सम्राट अशोक ने कहा नहीं यार ये तो गलत है, ये तो मेरे द्वारा अभी तक पाप होता आ रहा था। वो क्रूर शासक था, तो उसने सोचा यार अब मैं जनता का क्या करूंगा? नैतिक उत्थान करूंगा। नैतिक उत्थान। तो यहां से क्या अपनाई गई बेटा? एक नैतिक उत्थान की नीति अपनाई गई, वही थी उसकी धम्मा पॉलिसी। कौन सी नीति? धम्म की नीति। अब धम्म की नीति के अंतर्गत बेटा रखी गई अच्छी अच्छी बातें, जैसे कि बड़ों का आदर, गुरुओं का आदर, सभी धर्म एक समान, यानी कि कई सारी बड़ी जबरदस्त नीतियां अपनाई। किसने? सम्राट अशोक ने। ठीक है, दयालुता। क्या आप जानते हैं बेटा पूरे इतिहास में पहले शासक हैं जिन्होंने अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए अनाथालय खुलवाए हैं ना? और बेसिकली क्या है बेटा, ये पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने पशुओं के लिए भी हॉस्पिटल खुलवाए। तो साफ सीधा पता लगता है दयालु तो बहुत है। अच्छा अब आप एक चीज बताओ बेटा, आप किसी भी जानवर के प्रति, किसी भी इंसान के प्रति दयालुता दिखाओगे तो आपको बदले में नैतिकता मिलेगी नहीं मिलेगी? भगवान खुश होंगे नहीं होंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल होंगे। तो ये भी प्रशासन नीति का एक हिस्सा था। किसकी? सम्राट अशोक की। फिर उन्होंने बेटा, अब देखो इतनी बड़ी सेना है, इतने बड़े स्तर पर व्यापार होता है, तो व्यापार और सेना को कंट्रोल करने के लिए किसकी? समितियों या उपसमितियों की जरूरत होगी नहीं होगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगी। तो उन्होंने एक समिति और 6 उपसमितियां बना रखी थी जो पूरे साम्राज्य को ऑल ओवर कंट्रोल करती थी। उम्मीद करता हूं बेटा ये साम्राज्य पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, मैं आपको पहले बोल चुका हूं बेटा अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे रिटन नोट्स भी मांग सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, एक बार और बता दे रहा हूं जो मेरे नए बच्चे हैं उनके लिए। आप व्हाट्सएप करें, अपना नाम लिखें, मीडियम लिखें, मैं आपको आंसर भेज दूंगा जो भी आप क्वेश्चन देंगे। चलो बेटा ये तो हो गया प्रशासन। अब आज का एक और क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन बेटा बता रहा हूं मैं आपको सिलेबस में, जो सबसे ज्यादा बार आज तक सीबीएसई ने एग्जाम में पूछे हैं। ठीक है, अब तो देखो वैसे सीबीएसई पे आप कुछ भरोसा नहीं कर सकते खासा कि आखिरकार सीबीएसई क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, क्योंकि भैया जो पेपर में ऐसी चेकिंग हो सकती है तो हम कहते बिल्कुल ओवरऑल ट्रस्ट कर ले, है ना? तो हमें तैयारी हर एक चीज की करनी चाहिए। इसलिए एक एक टॉपिक को लेके मैं आपके साथ चल रहा हूं और 1 अप्रैल से मैं कंटिन्यू क्लासेस दे रहा हूं बेटा। बस यार आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, आप मेरे को थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिए, बाकी मैं आपके साथ पूरे सीजन में रहूंगा। आप देख लो बेटा आज कितनी तारीख है, आप सब जानते हैं आज 19 मई है। ठीक है, अच्छी खासी गर्मी है बेटा, मेरे पास कोई यार एसी का अरेंजमेंट नहीं है, मैं बिल्कुल, आप देख सकते हो चेहरे पे पसीना है। ठीक है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। दिन के टाइम हो रहा है बेटा लगभग 3:15 हो रहे हैं। जब मैं इतनी गर्मी में बिना पंखे के लिए आपकी मेहनत कर सकता हूं तो आप भी मेरे लिए सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। तो बेटा इतना जरूर करते हुए चलना। ठीक है, अब आएगा मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। जानकारी
केसरॉ। तो कई सारे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार 3 नंबर में पूछा गया है। तो आप सबसे पहले बता देंगे बेटा क्या, सबसे पहला बता देंगे मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज बेटा बेसिकली एक यूनान के दार्शनिक थे जो दरबार में आए थे। ठीक है, क्या थे? एक दूत थे। ठीक है, जो कहां से आए थे बेटा? दरबार में आए थे। ठीक है, और दरबार में आके बेसिकली उन्होंने पूरे दरबार के बारे में अपना एक अंश तैयार किया, जिस पुस्तक का नाम क्या था बेटा? इंडिका। यानी पूरी दरबार की जानकारी हमें मेगास्थनीज की इंडिका से मिल सकती है। चाणक्य का नाम मैं पहले आपको बता चुका हूं। चाणक्य ने भी एक पुस्तक लिखी थी, चाणक्य का अर्थशास्त्र। इस बुक में भी बेटा आप पूरी राजनीतिक व्यवस्था समझ सकते हो, किसकी? सम्राट अशोक की। ठीक है, यानी कि पूरे मौर्य साम्राज्य की। उसके बाद एक आ जाता है बेटा क्या? एक आ जाता है हमारा यहां से बेसिकली इंडिका हो गया, चाणक्य का अर्थशास्त्र हो गया, है ना? विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस बेटा एक नाटक है जो किसके द्वारा रचित है? आप कहेंगे सर विशाखा दत्त द्वारा रचित है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है बेटा साम्राज्य के अभिलेख। साम्राज्य के अभिलेख। अभिलेखों का मतलब क्या हो गया बाबू? इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, और बौद्ध जैन धर्म के ग्रंथ। बौद्ध और, क्योंकि देखो जैन धर्म के ग्रंथ, अगर मैं बात करूं बेटा तो छोटे से बौद्ध धर्म को विश्व स्तर पर फैलाने में सम्राट अशोक का बहुत बड़ा हाथ है। तो क्या बौद्ध ग्रंथों में उनके बारे में लिखा होगा? नहीं लिखा होगा? आप कहेंगे सर ऑफ कोर्स लिखा होगा, बिल्कुल लिखा होगा, है ना? पुराण। ठीक है, या बेसिकली क्या उपनिषद वगैरह हो गए हैं ना, इसमें भी सम्राट अशोक का वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि कई सारे ऐसे सोर्सेस हैं बेटा जो आपको बता देंगे किसके बारे में? मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। टॉपिक्स को क्लियर करते हुए बिल्कुल एक पॉइंट टू पॉइंट समझते हुए चलते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, कोई कठिनाई कहीं पर नहीं होगी। उम्मीद करता हूं बेटा टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।